हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में क्या है समझिए। तो 25 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन आइडियल इंडक्टर इज टर्न पुट अक्रॉस 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एंड 220 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज सप्लाइज द करंट फ्लो थ्रू इन टू केस। तो दोनों में जो करंट फ्लो होगा क्या होगा। एट फर्स्ट समझते हैं कि यहाँ पे वी आर एम एस कितना दिया हुआ है। वी आर एम एस दिया हुआ है 220 वोल्ट और फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी जो है ये F1 दिया हुआ है 50 हर्ट्ज है ना। और इसका दिया हुआ है वी आर एम एस सेकेंड केस में वी आर एम एस दिया हुआ है 220 वोल्ट और जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है F2 बोल देते हैं इसको 100 हर्ट्ज। ठीक है। तो अब अगर हमको फर्स्ट केस में हमको अगर आई आर एम एस बोल रहा है निकालने के लिए आई आर एम एस, और ये चूँकि यहाँ पे देखिए इंडक्टर है आई आर एम एस है तो आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी आर एम एस बाई इंडक्टर में रेसिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं एक्सएल से। ठीक, उसी टाइप से अगर हमको यहाँ पे बोला जाए आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस बाई एक्स एल। तो यहाँ पे देखते हैं तो वी आर एम एस दोनों का सेम है, चलिए रहने देते हैं। तो वी आर एम एस बाय, तो इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, इधर वाला का भी फॉर्मूला हो जाएगा वी आर एम एस बाय ओमेगा एल। इधर अगर हम ओमेगा का फॉर्मूला मतलब बताया गया था ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी, 2 पाई इंटू 1/t लिख सकते हैं और यही 1/t को बोलते हैं 2 पाई इंटू एफ। तो यहाँ पे आ जाएगा वी आर एम एस बाई ओमेगा का वैल्यू 2 पाई F1 इंटू एल और यहाँ पे आई आर एम एस हो जाएगा वी आर एम एस बाय ओमेगा का वैल्यू 2 पाई F2 इंटू एल। ये देखिए वी आर एम एस सेम है, वी आर एम एस सेम है, 2 पाई इधर भी है, एल भी इधर है, यहाँ भी एल वही सेम है, बट F1 और F2 अलग अलग है। जब मेरा F1 और F2 ये F1 और F2 अलग अलग हो, ऑब्वियस है कि जो करंट होगा, करंट जो इंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा वो भी क्या होगा अलग अलग होगा, अलग अलग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने का कोई ज़रूरी नहीं है, बस ऑब्जर्व कर लिए हम लोग, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम था दैट्स वाई करंट भी सेम निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 नंबर को थोड़ा जूम कर लें, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए तो 26 क्वेश्चन ए सर्किट इज मेड अप ऑफ कहाँ गया, हाँ, ए सर्किट इज मेड ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है आर इज इक्वल्स टू 1 ओम। इंडक्टेंस का वैल्यू यानी एल का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 हेनरी। अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है यानी वी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 200 वोल्ट और फिर फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है यहाँ पे 50 हर्ट्ज। ठीक है। तो इसको फिर एक रेसिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है और यहाँ पे इसका हम डायग्राम बना देते हैं। ये देखिए ये इंडक्टेंस है, इधर वाला रेसिस्टेंस है, इसको कनेक्ट किया गया एसी सोर्स यानी 200 वोल्ट के साथ, 200 वोल्ट के साथ, और इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया गया था आप लोगों को। तो फेज डिफरेंस का अगर फॉर्मूला याद है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन है ना। तो 10 का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हम लोग क्या लिखते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है दिमाग लगा, देखिए यहाँ पे इंडक्टेंस से पास हो रहा है तो इंडक्टेंस के लिए 10 का फॉर्मूला क्या था एक्स एल बाय आर। अगर हम कैपेसिटेंस के लिए लिखे 10 का फॉर्मूला तो याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो कि याद रखना। कैपेसिटेंस के लिए अगर लिखे फॉर्मूला तो क्या लिखे थे इसका हम लोग फॉर्मूला एक्स सी बाय आर, और अगर हम लोग एल सी आर सर्किट के लिए लिखे फॉर्मूला तो ये 10 का फॉर्मूला तो एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर, रट लेना इस बात को। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है पूरी 100 क्वेश्चन के सीरीज़ में, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो 10 का वैल्यू पता नहीं है इज इक्वल्स टू एक्स एल का वैल्यू कितना है, तो एक्स एल को क्या लिखेंगे ओमेगा एल, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई एफ बाय आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, सॉरी आर का वैल्यू 1 दिया हुआ है ना, आर का वैल्यू दिया हुआ है 1। फिर यहाँ पुट करते हैं 2 पाई इंटू एफ का वैल्यू कितना आ गया 50 और ये एल भी होगा ना बगल में, एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ इंटू एल, 50 इंटू एल का वैल्यू आ गया 0.1। तो पॉइंट उड़ा दिए बट्टा 10, ये 10 और ये 0 0 खत्म, और आर का वैल्यू 1 था तो 1 ही रहने दिए। 10 फाइव इज इक्वल्स टू, तो इधर आ गया ये 0 0 खत्म, तो 0 0 खत्म हो गया, 5 2 10 है ना, तो 2 2 भी खत्म हो गया, तो इधर क्या बचा सिर्फ पाई, तो 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा
tan इनवर्स पाई। अकॉर्डिंग टू हम लोग ऑप्शन के अनुसार ये आंसर निकाले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। ये 26 कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा लेंथी करके चलेंगे, है ना। 27 में 27 कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। 27 में तो एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस दिया हुआ है, तो इंडक्टेंस इज इक्वल टू दिया हुआ है 300 मिली हेनरी। इसको पहले हम लोग बदल देते हैं 300 इंटू 10⁻³ हेनरी। रेसिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, कनेक्टेड टू या VRMS दिया हुआ है कितना, या V किसी इंस्टेंट पे वोल्टेज दिया हुआ है, किसी इंस्टेंट पे ये वोल्टेज है। क्यों रीज़न क्या है, क्योंकि इसको AC सोर्स से कनेक्ट किया गया है। तो इंस्टेंट पे वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 2 वोल्ट, ठीक है। तो करंट रीचेज हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट, मतलब क्या हुआ कि जो करंट है वो करंट स्टेडी स्टेट यहाँ पे बोला गया है, जो मेन वैल्यू करंट है उसी को बोला गया। तो स्टेडी स्टेट I0 मानते थे हम लोग। तो करंट कितने टाइम में अपने I0 का हाफ हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली फॉर्मूला क्या जानते हैं, जब भी हम लोग ग्रोथ करते हैं या किसी टाइम इंटरवल के बाद किसी भी इंडक्टेंस के अंदर अगर बोला जाता है करंट कितना होगा, इसका वो फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना। हम इसका डेरिवेशन करवाए नहीं, बट हम करवाएंगे इसको डेरिवेशन क्लास में। तो I बराबर I0 फॉर्मूला होता है 1 - e⁻⁻RT बाय L, है ना, -RT/L। तो यहाँ पे बोला गया ये जो करंट है, करंट कितने टाइम में अपने स्टेडी स्टेट में जो करंट है उसका हाफ हो जाएगा। ये हाफ ऑफ इट स्टेडी स्टेट, मतलब अपने स्टेडी स्टेट मतलब I0 हो गया, I0 का कितना हाफ हो जाएगा। तो I का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, I0/2 इज इक्वल्स टू I0। मैं आपको क्वेश्चन में निकालना क्या, कितने टाइम में, कितने टाइम में अगर बोला गया तो हमको टाइम चाहिए, है ना, टाइम t का वैल्यू चाहिए। तो I0 है तो I0 हो गया 1 - e⁻RT/L, ये हो गया। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। I0 क्या हो गया, खत्म। क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इज इक्वल्स टू 1 - e⁻RT/L। तो 1/2 है, ये +1 उधर जाएगा तो -1 इज इक्वल्स टू -e⁻RT/L। तो ये सॉल्व कीजिएगा तो -1/2 इज इक्वल्स टू -e⁻RT/L। ये माइनस खत्म हो गया। तो कितना आ जाएगा ये 1/2 इज इक्वल्स टू e⁻RT/L। दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे ln 1/2 हो गया इज इक्वल्स टू यहाँ पे ln e⁻RT/L। आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, ln e का वैल्यू हमेशा कितना होता है, ln e⁻x रहेगा, इसका वैल्यू x हो जाता है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन है ही ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। तो ln यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, ln 1/2 इज इक्वल्स टू, तो जब हम ln e का वैल्यू हो गया -RT/L, इसको क्या लिखोगे, log m-n का फॉर्मूला, log m-n का फॉर्मूला। यहाँ पे ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग का बेस e होता है, और यहाँ पे जो ये कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग का बेस 10 होता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया log m - log n, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, सेम इसी पैटर्न में log 1 - नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल्स टू -RT/L। तो log 1 का वैल्यू होता है 0, और ये मतलब -ln 2 इज इक्वल्स टू -RT/L। तो ये दोनों खत्म हो गए। तो हमको क्या चाहिए, टाइम का वैल्यू चाहिए था। टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ln 2 नेचुरल लॉग 2 इंटू L इंडक्टेंस बाय R। तो ये सब का वैल्यू हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे लिखे थे, और R का वैल्यू दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं, उसका कोई काम ही नहीं है अब, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते अच्छी तरह से। देखें ln 2 का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखना है इसको आपको, कोई भी नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदलने के लिए 2.303 इंटू लॉग बेस 10 इंटू एक्स लिखते हैं, याद रखना है ना। नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको क्या लिखोगे, 2.303 लॉग बेस 10, और यहाँ पे 2 आ गया इंटू एल का वैल्यू कितना था, तो हमारे पास एल का वैल्यू था, देख लेते कितना एल का वैल्यू है ना, यानी इंडक्टेंस का वैल्यू कितना था 300 इंटू 10⁻³ है ना, 300
इंटू 300 इंटू 10⁻³ और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ था, तो आर का वैल्यू वो भी देख लेते कितना है। आर का वैल्यू भूल जाते हैं हम तो, आर का वैल्यू 2 ओम है ना। आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2.303 इंटू लॉग 2 का वैल्यू होता है, लॉग बेस 10 2 का वैल्यू होता है 0.301 है ना, इंटू 300 इंटू 10⁻³ बाबू यहाँ पे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोगों को खुद करना है आप लोगों को। ठीक, अगर यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते बहुत ज़्यादा लेंदी सॉल्यूशन चला जाएगा और साथ में जो वीडियो का लेंथ है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमको 100 क्वेश्चन करवाना है पूरे हर एक चैप्टर में। इसके बाद 100 क्वेश्चन के बाद हम लोग जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे सब्जेक्टिव टाइप मतलब हो गया कि जो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है बट वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी आता है और कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है उसको भी हम करवाएंगे। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन उसमें भी हम हर एक चैप्टर में करवाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद आपका इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 सेकेंड ये आएगा आंसर। ठीक है, तो ये 0.1 सेकेंड मेरा सॉल्व किया हुआ है, तो हम डायरेक्ट हम सॉल्व करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ग्रोथ जो होता है किसी भी इंडक्टिव सर्किट में, अगर ग्रोथ हो रहा है तो कितना ग्रोथ होगा करंट में आफ्टर टाइम t, तो I इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस RT/L, इतना ग्रोथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 को समझिए। 28 में एक कैपेसिटर है, C का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोफैरड है बाबू। 5 माइक्रोफैरड है तो 5 को क्या लिखोगे 5 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, ये हो जाएगा। VRMS AC सोर्स से कनेक्ट किया गया मतलब वो VRMS है, तो ये 200 वोल्ट दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है 100 हर्ट्ज। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला था 1/ω/c। इससे पहले हम लोग ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो 1/2πf इंटू सी। सॉल्व करते 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू एफ का वैल्यू 100 इंटू जो सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻6 ये आ गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आता है वो समझिए। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा इसको, तो टोटल को अगर सॉल्व करोगे तो ये इसको टोटल को सॉल्व करने के बाद 3.18 इंटू 10⁻² ओम आता है, इज इक्वल्स टू इसी को सॉल्व किए तो 318 ओम आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये फॉर्मूला हम आप लोग को बताया हुआ है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको। रिएक्टेंस क्या था, रिएक्टेंस का डेफिनेशन सब चीज़ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर में एक प्योर रेसिस्टिव सर्किट है, अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी को डबल करें तो एक बात बताओ, तो एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1/ω/c। 1/ω का वैल्यू 2πfc। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें यानी एफ डैश निकालना होगा, तो एफ डैश मतलब क्या होगा f/2 करना होगा। अगर एक सेकंड f/2 नहीं, फ्रीक्वेंसी को डबल किया गया तो 2f, पहले फ्रीक्वेंसी f था अब इसका डबल कर रहे हैं तो 2f हो गया। अब अगर हम लोग एक्स सी डैश निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2π एफ डैश का एफ डैश इंटू सी, तो 1/2π इंटू एफ डैश का वैल्यू कितना आ गया 2f इंटू सी। इसी को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू यहाँ पे लिख दिए 2πf इंटू सी, तो 1/2 इंटू 1/2π इंटू एफ सी। 1/2π इंटू एफ सी किसका वैल्यू एक्स सी के बराबर है ना। तो ये पहले जो रिएक्टेंस था उसका क्या हो गया, ये हाफ हो गया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में है इफ अ कैपेसिटर ऑफ 8 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यहाँ पे और करंट पास थ्रू इतना एम्पियर, तो आरएमएस वोल्टेज क्या होगा उसके बीच का। आरएमएस वोल्टेज के लिए पहले जो गिवन डाटा उसको लिखते हैं। सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 8 माइक्रोफेराड। 8 माइक्रोफेराड का मतलब 8 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, और फिर वी आर एम एस का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 220 वोल्ट, और यहाँ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है 100 हर्ट्ज। ठीक है, और करंट दिया हुआ आई आर एम एस है ना 65 मिली एम्पियर है, तो 65 मिली एम्पियर को क्या लिखोगे 65 इंटू 10⁻³ एम्पियर।
ये आ गया। तो अगर हमको वी आर एम एस वोल्टेज चाहिए, एक सेकेंड, देन आर एम एस वोल्टेज इट इज़ कनेक्टेड टू एसी सोर्स दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो आर एम एस वोल्टेज क्या होगा। तो आर एम एस वोल्टेज किधर से मांगा है हमको, तो आर एम एस वोल्टेज चाहिए कैपेसिटर के अंदर का आर एम एस वोल्टेज क्या होगा, है ना। तो कैपेसिटर के अंदर आर एम एस वोल्टेज, कैपेसिटर का आर एम एस वोल्टेज क्या होगा उसको हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एट फर्स्ट समझते हैं क्या है कहानी इसके बारे में। तो कैपेसिटेंस दिया हुआ है, वी आर एम एस दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, एक काम कीजिए, देखिए एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2πfc इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू एफ का वैल्यू 100 इंटू सी का वैल्यू दिया हुआ 8 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 199 ओम, ये आ गया, अप्रॉक्स में वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया है क्या कि वोल्टेज अक्रॉस इट इज, मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस के दोनों ओर कितना वोल्टेज होगा। ये तो आपका सोर्स से कनेक्ट किया गया वोल्टेज है, कैपेसिटेंस के अंदर, कैपेसिटेंस के अक्रॉस में कितना आरएमएस वोल्टेज होगा ये निकालना है। तो आप लोग को अब पता है, क्या जानते हैं हम लोग कि आई आर एम एस बराबर क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस के अगर हमको दोनों ओर वोल्टेज चाहिए तो वी आर एम एस बाय एक्स सी, मतलब जैसे प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में क्या होता है कि आई बराबर वी बाय आर हो गया, तो उसी टाइप से यहाँ पे आर का जो काम कर रहा है, रेसिस्टेंस का जो काम कर रहा है, ये रिएक्टेंस कर रहा है, ये वाला आपका रिएक्टेंस कर रहा है। तो वी आर एम एस कितना आया है, वी आर एम एस हमको निकालना है, इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स सी। तो आई आर एम एस कितना है 1, आई आर एम एस का वैल्यू दिया हुआ है, आई आर एम एस का वैल्यू 65 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स सी का वैल्यू दिया हुआ है 199 ओम। और अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल जो वैल्यू आता है 12.94 वोल्ट, ये आ जाएगा आंसर। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एग्जाम कर लेते हैं, ये एक सर्किट था, क्वेश्चन ये है, एक सर्किट है, ये सोर्स हो गया और यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ का जो वोल्ट है 220 वोल्ट है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट, और तो यहाँ से लेके यहाँ तक वी आर एम एस क्या होगा हमको वो निकालना, ये वाला फाइंड करना, इसी चीज़ को फाइंड किया गया। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके अंदर कितना करंट पास हो रहा है आर एम एस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रिएक्टेंस कितना है, यानी एक्स सी का वैल्यू, तो ये पुट के तो निकल गया, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा देखिए 31, ये दिमाग लगाने वाला, एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा, यानी कि एक्स सी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ पे न्यू लिखा गया है इसको, लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को, न्यू को, फ्रीक्वेंसी को एफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। तो एक्स सी इज इक्वल टू हम लोग देखिए 1/2π, ओमेगा को, ओमेगा का फॉर्मूला 2πf इंटू सी। तो एक्स सी अगर हम 2π तो कांस्टेंट ही है, सी को अगर कांस्टेंट माने, इफ सी को अगर हम कांस्टेंट माने तो रिलेशन देखिए क्या है, अगर ये कांस्टेंट होगा तो 1/f होगा। मतलब क्या होगा, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्स सी क्या होगा, घटेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं तो एक्स सी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्स सी इन्फानाइट हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो ये लगातार घटते जा रहा है, और ये वाला ग्राफ तो होगा नहीं, इधर वाला भी नहीं है, इधर वाला भी नहीं है, तो ये वाला ग्राफ ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। 20 नंबर है। अब ये भी कॉमन क्वेश्चन है कि आप लोग को पता होगा, कोई भी अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो कैसे कैपेसिटिव सर्किट के अंदर क्या होता है समझिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है E इज इक्वल टू दिया हुआ है E0 साइन ओमेगा टी, हम लोग E0 EMF बोलिए तो फिर आप बोल दीजिए V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, इतना वोल्टेज दिया। जो इसमें हम लोग करंट का डेरिवेशन किए थे तो करंट का फॉर्मूला आ गया था I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो फेज एंगल कितना आगे हुआ, कौन लीड कौन कर रहा है, करंट इसमें लीड कर रहा है, और अगर बोलेंगे वोल्टेज जो है करंट से π/2 एंगल बिहाइंड, लैग बिहाइंड है ना। और अगर डिफरेंस देखा जाए दोनों में कितना डिफरेंस होगा, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी, ये फेज एंगल हो गया, फेज एंगल का डिफरेंस, तो माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी खत्म, तो π/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33।
एक 30 माइक्रोफैराड इज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 150 वोल्ट, इतना हर्ट्ज दिया हुआ है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आईआरएमएस बोला निकालें। एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, देखिए आईआरएमएस बोला गया ना निकालें। आईआरएमएस के लिए क्या, वोल्ट अगर दिया है तो वीआरएमएस, चूंकि ये कैपेसिटर से तो कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस होगा, जो रेसिस्टेंस होगा वही रिएक्टेंस होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्ससी। इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो वीआरएमएस बाय एक्ससी को क्या लिखिएगा, तो एक्ससी को हम लोग इधर निकाल लेते हैं, एक्ससी का वैल्यू, एक्ससी का वैल्यू लिखेंगे 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी को ही लिखेंगे 2πf इंटू सी, तो 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू एफ का वैल्यू कितना आ गया, तो एफ का वैल्यू यहाँ दिया, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया 60 हर्ट्ज, इंटू सी का वैल्यू दिया हुआ है 30 इंटू 10⁻⁻⁶। ये फर्दर इसको अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है इसका वैल्यू, चलिए सॉल्व करना पड़ेगा इसमें क्या, तो सॉल्व करने के बाद आएगा इसका वैल्यू 88.46 ओम, ये आ गया। ठीक है, तो वैल्यू पुट किए यहाँ पे एक्ससी, तो वी आर एम एस कितना दिया हुआ 150 वोल्ट बाय 88.46 ओम। अगर वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद 1.7 एम्पियर आता है, 1.7 एम्पियर, 1.7 एम्पियर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के। 34 में दिया ए 60 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट, और इसमें भी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बोला, सेम क्वेश्चन ये भी है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है 60 माइक्रोफैराड, फ्रीक्वेंसी नहीं है भाई, ये आपका है कैपेसिटेंस है, फैराड किसका यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का। सी दिया हुआ है, वी आर एम एस दिया हुआ है 110 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो क्या निकालना है, पहले हम लोग निकाल लेते हैं एक्ससी। एक्ससी का फॉर्मूला अभी तुरंत लिखे थे, बार बार हम ओमेगा सी लिखना बेटर। 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना आ गया 3.14 इंटू एफ का वैल्यू आ गया 60 इंटू सी का वैल्यू आ गया 60 इंटू 10⁻⁻�6। सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आ रहा है कितना, तो चलिए एक काम करते हैं, एक्स का वैल्यू आ गया, उसके बाद फिर क्या चाहिए हमको, आई आर एम एस चाहिए। तो आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, वी आर एम एस बाय एक्स सी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो समझिएगा इसमें क्या आ रहा है, तो वी आर एम एस कितना है यहाँ पे 110 वोल्ट इंटू, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 1/एक्स, तो 110 वोल्ट इंटू 1/एक्स, एक्स के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻⁶। सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद टोटल वैल्यू जो आ रहा है 2.49 एम्पियर आ गया, तो 2.49 एम्पियर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 35। इन क्वेश्चन 34 द नेट पावर, अरे भाई पावर बोला निकालने के लिए, पावर क्या होगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में सर्किट कौन सा था, कैपेसिटिव। कैपेसिटिव में तो हम लोग बताए थे आई, जो किसी इंस्टेंट पे जो आई का फॉर्मूला होता है I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और V का फॉर्मूला होता है V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो दोनों में फेज एंगल कितना का आया, π/2 का फेज एंगल है। अगर π/2 का फेज एंगल है तो आई आर एम एस वी आर एम एस पुट ही नहीं करना है, cos π/2, और cos π/2 ये बताता है कि 0, टोटल टर्म 0 आ जाएगा, नेट पावर कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 35 में ध्यान से देखना है, इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट इन सीरीज। एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसमें कि कुछ एलिमेंट है जो सीरीज में कनेक्ट किया गया है। द करंट इंक्रीजेज ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, करंट इंक्रीज हो रहा है जब हम सप्लाई का फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। तो कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है, एट फर्स्ट ये समझिए कि देखो करंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस बाय एक्स सी, या फिर एक्स एल, या फिर आर, क्योंकि हम लोग तीन ही पढ़े, या तो कैपेसिटर होगा, यहाँ पे जैसा ऑप्शन यूज़ करते हैं, कैपेसिटर यूज़ किया, इंडक्टर यूज़ किया है, और रेसिस्टर यूज़ किया है, या तो कैपेसिटेंस होगा या तो इंडक्टर होगा, या तो चेक कर लेते एक एक करके। आई इज इक्वल टू वी आर एम एस बाय, अगर हम लोग पहले एक्स एल लेते हैं, एक्स एल, तो वी आर एम एस बाय एक्स एल को क्या लिखोगे ओमेगा एल, तो आई इज इक्वल टू वी आर एम एस बाय
ओमेगा को क्या लिखोगे 2 पाई एफ इंटू एल। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे करंट घट रहा है, तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर सप्लाई का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ना चाहिए। तो 100% इंडक्टर तो नहीं होगा, इंडक्टर नहीं होगा, तो जिसमें इंडक्टर वाला ऑप्शन उसको काट दो पहले, बी नंबर नहीं होगा और ये डी नंबर नहीं होगा, ठीक है, इंडक्टर में नहीं होगा। अब चलते हैं कैपेसिटेंस के अंदर में। तो आई इज इक्वल टू, अगर कैपेसिटेंस में लिखेंगे वी आर एम एस बाय एक्स सी, तो वी आर एम एस बाय एक्स सी को क्या लिखिएगा 1 बाय ओमेगा सी। तो वी आर एम एस, ये ओमेगा सी आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, वी आर एम एस इंटू ओमेगा को क्या लिखोगे 2 पाई एफ इंटू सी, यहाँ पे आई। अगर हम ये सबको कांस्टेंट मान ले तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है एफ, मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग एफ का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे आई का मान भी बढ़ेगा। तो एफ का मान बढ़ाने पे आई भी बढ़ रहा है। दूसरा और एक चीज़ देखिए, आई इज इक्वल टू क्या होता है बी बाई आर। अच्छा ये किस में हो रहा है, सिर्फ कैपेसिटेंस में, तो कैपेसिटेंस वाला कोई ऑप्शन है नहीं, हाँ एक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब अगर कैपेसिटेंस अकेले देता तो कैपेसिटर देन कैपेसिटर लगाते, बट यहाँ रेसिस्टर और कैपेसिटर दोनों है तो दोनों लगभग लगा, क्योंकि रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो भी करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, मतलब घट रहा है। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू घटाएंगे तो करंट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो अब बाय ऑप्शन अगर चूज करें तो बस ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 37 में व्हेन एन एसी वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, एसी वोल्टेज दिया मतलब ये VRMS दिया हुआ है, तो 220 वोल्ट है ये, ठीक है, और इज अप्लाइड टू द कैपेसिटर, देन मैक्सिमम वोल्टेज प्लेट्स इज 220 वोल्ट। देख लेते हैं करंट इन द फेज विथ अप्लाइड वोल्टेज, और ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज में करंट सेम फेज में तो नहीं हो सकता, क्योंकि π/2 एंगल लैग कर रहा था, है ना, आगे पीछे हो रहा था। मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स इतना, मैक्सिमम वोल्टेज ये नहीं होगा क्योंकि ये VRMS है, मैक्सिमम वोल्टेज V0 होता है ना, पीक वोल्टेज। चार्ज ऑन द प्लेट इज नॉट फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज के अनुसार चार्ज नहीं होगा। देखते हैं पावर डिसिपेट, ये देखिए डी नंबर ऑप्शन हो गया, क्योंकि कैपेसिटेंस में इससे पहले जस्ट देखे थे कि कैपेसिटेंस में कंप्लीट साइकिल में जो पावर होता है, पावर डिलीवर्ड जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिटेड ओवर, एक बात बताते हैं सुनो, एसी करंट जो है यानी कैपेसिटर जो है एसी करंट को अलाउ करता है, कैपेसिटर जो है डीसी करंट को ब्लॉक करता है, ये याद रखना, है ना, ब्लॉक कर देता है। यानी क्या कैपेसिटेंस से डीसी करंट कभी भी पास नहीं हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करंट, मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज को विदाउट उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ किए बिना एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया सकता है। तो मेन रीजन क्या है इसका, पूरा गिवन पावर लेवल देयर इज लो करंट, लोअर करंट तो नहीं अधिक करंट भी मिलता है हमको, लोअर करंट इंप्लाइज लेस पावर लॉस। तो अगर कम करंट आता है पावर लॉस कम होगा, तो ये जरूरी नहीं है ना, ठीक है। इट इज़ ईजी टू रिड्यूस द वोल्टेज रिसीविंग इन एंड स्टेप, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि हम लोग दो टाइप का ट्रांसफार्मर पढ़े थे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक था स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अल्टरनेटिव करंट में ये खासियत देखा जाता है क्या कि हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर वोल्टेज और करंट को कम या अधिक कर सकते हैं, ठीक। इसलिए हम लोग अल्टरनेटिव करंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन। बाकी बच्चा ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इधर वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है 39 नंबर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, क्योंकि रिलेशन इसका क्या है कि ये 11 से लिंक करता है ना। तो 11 से लिंक कैसे है वो समझिए। पहले हम इसमें आपको दो चीज़ क्लियर कर दें, यहाँ पे इफिशियंसी दिया हुआ है ना, तो इफिशियंसी के अंदर में क्या होता है याद रखिएगा। तो इफिशियंसी क्या होता है समझना है इसको, एंड इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, याद रखना है इसको, इनटू 100%। मतलब क्या हुआ कि हम कितना आउटपुट दे रहे हैं, कितना इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट कितना निकल रहा है, ठीक, वही इसका इफिशियंसी कहलाता है। और एक बात इसमें याद रखने वाला बात है कि किसी भी मशीन का इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता, है ना। कोई मशीन ले लीजिए उसका इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब जिसमें एक वाटर डालने के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, पावर प्लांट है। और वाटर प्रेशर हेड एट द हाइट ऑफ, और किसी सर्टन हाइट पे वाटर का जो प्रेशर की मतलब किसी सर्टन मतलब 300 मीटर हाइट पे 300 मीटर हाइट पे वाटर प्रेशर का जो हेड है, मतलब वाटर जो निकलता है बाहर, वो कितने रफ्तार से निकलता है,
तो 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से वाटर बाहर निकलता है, यानी 1 सेकेंड में इतना लीटर वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अगर टरबाइन जनरेटर का इफिशियंसी दिया हुआ है 60%, तो पावर कितना है, मतलब आउटपुट पावर कितना मिल रहा है हमको, समझ रहे बात को, तो आउटपुट पावर कितना मिल रहा है हमको वो निकालना है, बात समझे। तो अवेलेबल पावर फ्रॉम द प्लांट से हमको कितना पावर मिलेगा, कितना पावर मिलेगा मतलब आउटपुट पावर। और ये जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर निकालेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर निकालेंगे, ये आपका इनपुट पावर है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का पावर कितना है, पावर प्लांट का पावर कितना है ना, वो इनपुट पावर है, उसी पे इसी पे पूरी तरह से वैल्यू पुट होगा। फिलहाल समझिए, तो हम पहले निकालते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, वर्क बाय टाइम होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू बाई टी है टी, इसको एरिया बाय एरिया से डिवाइड कर दिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड किए, तो फोर्स बाय एरिया इज इक्वल्स टू डी बाई टी इंटू एरिया, ऐसा लिख सकते हैं। फोर्स बाय एरिया क्या होता है बताइए, ये प्रेशर हो गया, इंटू ए इंटू डी, ए और डी, देखिए ए और डी क्या हो गया, ए और डी, यानी एरिया को डी से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, वेयर वॉल्यूम मिलता है ना। एरिया को अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम मिलता है। तो ये किसके इक्वल था, ये पावर के इक्वल था। पावर इज इक्वल टू पावर है ना, पावर इज इक्वल टू कौन सा पावर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं इनपुट पावर है, ये मेरा इनपुट पावर है ये, है ना। तो ये कितना दिया हुआ, एफ बाई ए क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा, प्रेशर, इनटू, तो यहाँ पे ए इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वॉल्यूम बाय टाइम। देखिए बाबू वॉल्यूम बाय टाइम, यानी वॉल्यूम बाय टाइम का वैल्यू दिया हुआ है, वॉल्यूम बाय टाइम बोले तो एक 100 मीटर क्यूब, एक सेकेंड, 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वी बाई टी का वैल्यू दिया हुआ है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, रो जी एच, किसी भी लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर याद करो 11th का दिन, है ना, इंटू 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो रो का वैल्यू कितना आ जाएगा, पानी के लिए रो का वैल्यू दिया हुआ 1000, जी का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में, जी का वैल्यू दिया हुआ 9.8 इंटू एच का वैल्यू दिया हुआ है 300 इंटू वी बाई टी का वैल्यू दिया 100। अगर आप सबको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका, अच्छा इसको रहने देते हैं ऐसे, है ना। तो ये क्या हो गया, हम लोग इसका नाम लिख देते हैं इनपुट पावर, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो पावर है उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट पावर। अब इनपुट पावर के बाद इसमें टर्म यूज़ किया गया इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या लिखे थे अभी हम लोग, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर को ही हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, अवेलेबल पावर जो है ना, अवेलेबल पावर जो है, अवेलेबल पावर बाय इनपुट पावर हो गया, इनपुट पावर, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है। तो यहाँ पे 60% दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर हमको निकालना है ना। तो आउटपुट पावर को हम लोग लेट कर लेते हैं पी ओ बाय इनपुट पावर 1000 इंटू 9.8 इंटू 300 इंटू 100। तो अब सबको सॉल्व करते, पी ओ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60% इंटू 100 इंटू 9.8 इंटू 300 इंटू 100, सबको सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करने के बाद आपका टोटल अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है, अच्छा एक सेकंड, इसमें और एक चीज़ है, एक चीज़ और था इसमें, नहीं ठीक है, चलिए एकदम ठीक जा रहे हैं। जी का वैल्यू 10 लेना है ना, जी का वैल्यू 10 लेना हम लोग, ठीक, आप लोग मैनेज कर लेना ना, जी का वैल्यू हम लोग को 10 लेना, जी का वैल्यू 10, इधर भी जी का वैल्यू लेंगे 10। तो अगर हम ये टोटल को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आता है वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 वाट, है ना। विश्वास नहीं है तो आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद भी नहीं आता है तो फिर बोलिएगा कि नहीं आया। ठीक है, रो जी एच का वैल्यू है, रो जी एच, तो यहाँ पे 1000 है ना, यहाँ 1000 है, यहाँ भी 1000 है, और 10 जी का वैल्यू है, ये एच है, और ये आपका वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम बाय टाइम दिया हुआ है वैल्यू पहले से ही, है ना। तो ये टोटल वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे कितना आएगा,
इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 पॉइंट हटा दिए तो ये 0 हो गया, तो 1 0 यहाँ से, तो 10 टू द पावर कितना आ गया 7, और 1 0 यहाँ पे ला लिया तो 180 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 180 और 10 टू द पावर 6 को बोलते हैं मेगा, और ये वाट हो गया, है ना। तो 180 मेगावाट का पावर जनरेट करेगा वो, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया 180 मेगावाट। आप क्या घर में कैलकुलेट कर सकते हो उसको, तो आप लोग को कैलकुलेट ही करना है। टाइम कम होने की वजह से, लैक ऑफ टाइम, हम कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा फास्ट नहीं है, बस किए हुए हैं पहले से हम, तो वही हम कैलकुलेशन डायरेक्ट करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेनली मकसद होना चाहिए कि आप कंसेप्ट आपका कितना क्लियर हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर होगा देन कोई टेंशन नहीं है इतनी, है ना। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बाद में भी हो जाता है आराम से, पर लेकिन हाँ प्रैक्टिस में रखना है कैलकुलेशन को। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट गिवन बाय V इज इक्वल टू दिया हुआ है 200√2 साइन 100t, ये दिया हुआ है। इस कनेक्टेड टू इतना कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, 1 माइक्रो फैराड को इतना बोलेंगे, थ्रू एन आइडियल AC एमीटर, है ना। एक एमीटर से कनेक्ट किया गया, द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड द एवरेज पावर। एट फर्स्ट इसमें तो क्वेश्चन मतलब अगर हम बाय ऑप्शन बनाना चाहें तो ऑप्शन तो तुरंत बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला कैपेसिटेंस सर्किट है और ये एवरेज पावर बोला, तो एवरेज पावर 0 किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, आंसर तो ऐसे आ रहा है आपका। बट अगर हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पावर तो 0 आएगा, तो ऑप्शन के अनुसार ये आ गया, है ना। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या बोल रहे हैं, रीडिंग ऑफ एमीटर। रीडिंग ऑफ एमीटर करने का मतलब IRMS बोल रहा है, तो IRMS के लिए क्या चाहिए बोलिए, VRMS बाय XC इसके लिए। तो VRMS तो दिया हुआ नहीं है, तो VRMS निकालना होगा। तो VRMS निकालने के लिए क्या करेंगे, V0 बाय √2 फॉर्मूला लगाएंगे। तो V0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200√2, √2 क्या हो गया खत्म, कितना आ गया ये 200, तो VRMS आ गया 200 बाय XC का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। XC का वैल्यू होता है 1/ω/c, और 1 फ्रीक्वेंसी सब दिया हुआ है इसमें क्या। अच्छा ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ, ω/t क्या होता है, V इज इक्वल टू V0 साइन ω/t। कंपेयर किए तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ रहा है 100 इंटू जो C का वैल्यू है 10⁻⁻6 आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो 10 क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे पुट करते हैं IRMS चाहिए, IRMS चाहिए, तो क्या लिखोगे VRMS कितना 200 बाय XC का वैल्यू कितना 10⁻4, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद 20 खत्म हो गया, उसके बाद फिर आगे 10⁻⁻2, तो यहाँ पे है कहीं ऑप्शन 20 के टर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ 20 लिख दीजिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे जो कि -2 आ जाए, तो -3 लिखेंगे क्योंकि 10 आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस, ये 20 और 10⁻³ को बोलते हैं मिली, ये एम्पियर, इसका वैल्यू ये 20 मिली एम्पियर, पावर 0 हो जाएगा इसका। अब है 41 नंबर, 41 में ध्यान से पढ़ना है। LCR सर्किट है, LCR सर्किट मतलब हो गया एक ये वाला है, उसके बाद फिर L मतलब हो गया इंडक्टेंस, सॉरी L मतलब हो गया इंडक्टेंस, L मतलब हो गया इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये इंडक्टेंस के लिए ये इंडक्टेंस, C कैपेसिटेंस, ये R रेसिस्टेंस, इसको कनेक्ट किए। तो IM जो है करंट एम्पलीट्यूड है, IM जो है करंट एम्पलीट्यूड है, VM जो है वोल्टेज एम्पलीट्यूड है, R जो है रेसिस्टेंस है, Z इम्पिडेंस है। तो अच्छा इसके लिए क्या होता है Z का फॉर्मूला, तो आप लोग को याद होगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इम्पिडेंस का LCR सर्किट का। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ अंडर रेजोनेंस, ये बात बोल दिया। तो रेजोनेंस में क्या जानते हैं, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या होता है XL जो होता है वो किसके इक्वल होता है, XC के इक्वल होता है। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, तो R² प्लस Z XL माइनस XC इज इक्वल टू 0, 0 का होल स्क्वायर 0, तो √R, R का वैल्यू R हो गया। तो अगर हमको IRMS चाहिए या फिर IM चाहिए, हमको IM चाहिए, तो क्या लिखते थे हम लोग VM/Z। तो IM इज इक्वल टू VM/Z किसके इक्वल है, R के इक्वल है, तो VM/R। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42,
तो रेजोनेंस में इम्पीडेंस इन सीरीज मतलब क्या हुआ कि रेजोनेंस जब होता है उस टाइम में इम्पीडेंस क्या होता है। तो अच्छा बताइए, रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर बोला जाए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोला जाए तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे कि करंट मैक्सिमम हो, है ना, जहाँ पे करंट क्या हो, मैक्सिमम हो। तो आप लोग को याद होगा कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई बाय, ई को ही हम लोग यहाँ वी बोलेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर रूट के अंदर, इसी को बोलते थे हम लोग इम्पिडेंस। तो मैक्सिमम कब होगा, ये करंट कब मैक्सिमम होगा, जब जेड क्या हो, मिनिमम हो। तो जेड मिनिमम अगर है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इम्पिडेंस, इम्पिडेंस एलसीआर सर्किट में क्या होगा, मिनिमम होगा, तो ही करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट है रेजोनेट फ्रीक्वेंसी द करंट एम्पलीट्यूड इन द सीरीज। तो करंट क्या होगा, तो रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी में करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। करंट जब मैक्सिमम होगा तो ऑप्शन नंबर ए है ना। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है ए 0.2 किलो ओम रेसिस्टर इतना कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इम्पिडेंस क्या होगा, देखो पहले क्या क्या सर्किट में क्या क्या है, सर्किट में क्या क्या है, सर्किट में एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है और एक कैपेसिटेंस दिया हुआ है। तो ये कौन सा सर्किट होगा, सी आर सर्किट, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस का। इसका इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। इसी को क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। बस अब तो कुछ बचा नहीं सवाल में, पुट करो वैल्यू को। आर का वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻³ है ना, 10⁻³ होगा, किलो, किलो का मतलब 10⁻³ का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर इंटू सी का वैल्यू 15 गुना 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। सबको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आता है 212 ओम, है ना, 212 ओम। एक सेकेंड, ये नहीं, ये मतलब 212 ओम नहीं आएगा आपका, ऑप्शन में तो है भी नहीं, है ना। तो इसको अगर टोटल को सॉल्व करेंगे तो टोटल को सॉल्व करने के बाद आता है वैल्यू आपका, है ना, 291.5 ओम। सॉल्व कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर करना, इसका होल स्क्वायर करना, इधर का भी होल स्क्वायर, सबको फिर कैलकुलेट करेंगे तो 291.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में साइनोसॉइडल वोल्टेज पीक वोल्टेज दिया होता है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज दिया मतलब 293 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, है ना। और एलसीआर सर्किट आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 ओम और एल इज इक्वल टू दिया हुआ 25 मिली हेनरी मतलब 10⁻³ हेनरी। कैपेसिटेंस दिया हुआ 750 माइक्रोफैराड को बोलेंगे हम लोग 10⁻⁻6 फैराड। तो इम्पिडेंस क्या होगा, अरे भाई इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 6 का होल स्क्वायर प्लस XL का वैल्यू, और अगर हम लोग XL का वैल्यू देखते हैं तो LCR सर्किट है ना, XL का वैल्यू XL नहीं पता, ओमेगा L निकाल लेंगे तो -1/ओमेगा C का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 प्लस कैलकुलेशन बाबू जाएगा लंबा ऐसे। ओमेगा का वैल्यू क्या होगा 2 पाई एफ, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है ना। तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ है तो 2 पाई एफ का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई एफ, ये दिया हुआ है तो 2 पाई एफ, तो चलो रुको एक सेकंड, लंबा जाएगा ऐसे में। एक काम करो एक्स एल का वैल्यू निकाल लो, एक्स एल का वैल्यू कितना होता है 2 पाई एफ इंटू एल, पुट करोगे वैल्यू 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू एफ का वैल्यू 50 इंटू एल का वैल्यू 25 इंटू 10⁻³ हेनरी। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है मेरा टोटल जो वैल्यू आएगा इसका एक्सएल का 7.85 ओम, ठीक है। इसी टाइप से एक्स सी का वैल्यू आएगा 1/ओमेगा C, तो 1/2 पाई एफ इंटू सी, वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू जो एफ का वैल्यू है, एफ का वैल्यू कितना है 50 इंटू सी का वैल्यू है
750 गुना 10⁻⁻6, वैल्यू सॉल्व किए तो 4.25। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं पे निकाल लेते हैं XL माइनस XC। तो XL माइनस XC करेंगे तो 7.85 था माइनस 4.25, दोनों को सॉल्व किए तो 3.6 आया। और हमको इम्पिडेंस निकालना है, तो ये दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है 3.6 का होल स्क्वायर, तो ये Z आ रहा है। Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो 36 प्लस 36 का होल स्क्वायर 1296.1296 पॉइंट यहाँ पे। ठीक, दोनों को सॉल्व किए तो ये आ गया आपका 96628 314, ये 48.96 से 48.96 लगभग 49 के बराबर है। तो 49 ये अप्रॉक्स में ले लिया, 49 का जो 7 ओम हो जाएगा, 49 का रूट जो हो जाएगा 49 का रूट हो जाएगा 7 ओम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 7 ओम के आसपास वाला जो वैल्यू होगा वही होगा, या नेट 7 ओम ही दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं 46 नंबर पे। 46 नंबर में बोला गया इन द क्वेश्चन 45 डिफरेंस बिटवीन, अरे भाई 45 कौन सा सर्किट था, LCR सर्किट। तो tan phi का वैल्यू क्या होता है याद करो, फेज डिफरेंस बोला tan phi बाई XL माइनस XC बाई R। तो tan phi इज इक्वल्स टू XL का वैल्यू, XL माइनस XC का वैल्यू हम लोग निकाले थे 3.6 आया था, बाय R का वैल्यू, R का वैल्यू 6 था, है ना। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6, और phi इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.6, और इसका वैल्यू होता है आपका अप्रॉक्सीमेट 31 डिग्री, 31 डिग्री आंसर। ये डाटा आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन के बगल में, तो घबराना नहीं उससे। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो आपको बताते हैं, देखो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में वैसे डिटेल बताते हैं अभी थोड़ा सा। क्वालिटी फैक्टर बताए थे आप लोगों को XL बाय R, या तो फिर ये XL है, या तो फिर XC बाय R, इसको बोलते थे क्वालिटी फैक्टर रेजोनेटिक फ्रिक्वेंसी पे। एंड LCR सर्किट में क्वालिटी फैक्टर डिफाइंड होता है, तो ओमेगा R इंटू एल बाय R, ओमेगा R क्या था रेजोनेटिक फ्रिक्वेंसी था, और ओमेगा R इंटू सी बाय R, ये क्वालिटी फैक्टर था। क्वालिटी फैक्टर होता है क्या किसी भी सर्किट में, तो क्वालिटी फैक्टर होता है कि जब हम लोग कोई भी बहुत सारा चैनल मिलाते हैं, ठीक ऐसे समझो रेडियो है, रेडियो में जब हम लोग वो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम टाइप का कुछ बटन होता है, उसको अगर मिलाते हैं एक सर्टन क्या बोलते हैं उसको, एक सर्टन फ्रिक्वेंसी पे बहुत सारा आपको झरझर 2 या 3 चैनल मतलब मर्ज कर जाता है, तो उसे बोलते हैं क्या कि उसका जो उस सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर है वो थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर हम बोल दें क्या कि मतलब जो फ्रिक्वेंसी पे लगा है और उस पर क्लियरली आवाज़ हमको सुनाई देने लगे, बोलते हैं उसका क्वालिटी फैक्टर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो जिस सर्किट का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा उसका क्वालिटी फैक्टर बहुत कम होगा, रेसिस्टेंस बहुत कम है क्वालिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम लोग एक इस टाइप का ग्राफ बताए थे आपको, है ना, एक सेकेंड, ये था ओमेगा R था ये, तो ओमेगा R पे जो था ये देखिए, इसको ग्राफ के थ्रू भी समझना अच्छी तरह से। अगर दोनों में बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, तो ये ओमेगा R पे, तो देखो ओमेगा R पे आसानी से तुरंत एक चैनल पकड़ेगा, बट इसके अगर इससे रिलेटेड बात करते हैं तो यहाँ पे ओमेगा R पे, यहाँ पे तो पकड़ेगा ही चैनल, इधर भी पकड़ सकता है, इधर भी पकड़ सकता है, इसका क्वालिटी फैक्टर कम होगा, इसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा अधिक होगा। ऐसे करके एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे ऐसे ले लिए, और एक क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। तो ये विड्थ ज़्यादा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक में ये टोटल फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, चैनल अलग, एक बहुत सारा चैनल मर्ज हो जाएगा, तो इसका क्वालिटी फैक्टर कम है। जिसका ज़्यादा शार्पनेस है, क्वालिटी फैक्टर को ऐसे बोल सकते हैं ना, अगर मतलब मेरा रेजोनेंस का ग्राफ बहुत ज़्यादा शार्प है तो क्वालिटी फैक्टर बहुत अधिक है, शार्पनेस अगर कम है तो क्वालिटी फैक्टर बहुत ही कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर के लिए, तो इसमें तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो आगे। एक सेकेंड, चलो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि L दिया हुआ है कितना 30 इंटू 10⁻³ हेनरी, और R का वैल्यू दिया हुआ है 8 ओम, और रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ओमेगा R का वैल्यू दिया हुआ है, ये ओमेगा R बोले तो यही है, ओमेगा R का वैल्यू दिया हुआ है, एक सेकेंड रुको, रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसको हम लोग ये मान लेते हैं, रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी को हम लोग F मानते हैं, कितना दिया हुआ है
50 हर्ट्ज दिया हुआ है ना। तो हम लोग निकाल लेते हैं रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एफ ये होता है फॉर्मूला, 2 पाई इंटू एफ का वैल्यू 50, तो 100 पाई। ठीक, यहाँ बोला क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, तो क्वालिटी फैक्टर है क्या, एल सी आर के लिए एल दिया हुआ है आर दिया, तो मतलब क्या निकल लगाना होगा हमको एक्स एल बाय आर। एक्स एल के लिए क्या होगा ओमेगा एल बाय आर, तो ओमेगा आर पे रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी लिखना होगा, तो ओमेगा का वैल्यू कितना है 100 पाई इंटू एल का वैल्यू कितना है 30 इंटू 10⁻³ हेनरी, और जो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू 8 ओम दिया हुआ है। सबको सॉल्व कीजिए है ना, और अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है ये आता है 1.18 है ना, ये क्वालिटी फैक्टर आ गया। तो क्वालिटी फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अगर मान के चलो कोई क्यू का वैल्यू दे दिया है 25 और कोई क्यू का वैल्यू दे दिया है 0.6, तो किसका क्वालिटी फैक्टर बेस्ट है, ये वाला, मतलब किसमें चैनल आसानी से पकड़ लेगा। एक ही फ्रीक्वेंसी पे, जैसे एक फ्रीक्वेंसी पे लाए और एकदम क्लियर आवाज़ सुनाई देगा, तो मतलब 25 पे, और इस पर बहुत सारा चैनल मर्ज कर जाएगा, और एक ही फ्रीक्वेंसी पे बहुत सारे मतलब जो आवाज़ होगा झरझर झरझर बहुत ज़्यादा देगा, साउंड बहुत ज़्यादा देगा, मर्ज होने के बाद कोई भी चीज़ खराब लगता है। डी नंबर 48 नंबर देखो, 48 में एक सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेसिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम का, कैपेसिटेंस दिया है 0.1 इंटू 10⁻⁶ फैराड, अल्टरनेटिव ईएमएफ दिया हुआ है, तो ये आपका VRMS दिया हुआ है 100 वोल्ट, और एफ का वैल्यू दिया 50 हर्ट्ज। तो करंट कितना होगा, तो ये देखो ये CR सर्किट है, CR सर्किट में अगर हमको करंट चाहिए, करंट के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, VRMS बाय, CR सर्किट के लिए क्या होगा, इम्पीडेंस होगा तो इम्पीडेंस Z, तो VRMS बाय Z का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे R² प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर C², वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 100 वोल्ट बाय रूट अंडर, R का वैल्यू कितना 100, 10 का होल स्क्वायर 100, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू बोला गया तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई, और एफ का वैल्यू आ गया 50 का होल स्क्वायर इंटू सी का वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशंस, और ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू आता है 3.14 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए 49। चलिए 49 में देख लें। 49 में एक LCR सर्किट है, आर दिया हुआ है, बार बार आ जाता है ना, आर इज इक्वल टू दिया हुआ 20 ओम, एल का वैल्यू दिया 1.5 हेनरी, सी का वैल्यू दिया हुआ 35 इंटू 10⁻⁶ फैराड। ठीक है, कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दिया VRMS दिया हुआ है 200 वोल्ट, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। ये देखो ये लैंग्वेज बोल दिया हम लोग को, सब चीज़ बता दिया ये लैंग्वेज, यही लैंग्वेज तो रेजोनेंस है। जब सप्लाई का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन में एवरेज पावर कितना ट्रांसफर होगा कंप्लीट साइकिल में, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, PAV बराबर VRMS का होल स्क्वायर बाय आर, V² होता है। तो यहाँ पे Z और R दोनों, रेजोनेंस में क्या होता है Z और R दोनों ही आपस में इम्पीडेंस किसके बराबर हो जाता है, रेजिस्टेंस के बराबर। तो VRMS का वैल्यू कितना है 200 का होल स्क्वायर बाय, और इसमें V का वैल्यू 20। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, 2000 वाट। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया 2000 वाट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 50 नंबर पे चलते हैं। ए सर्किट कंटेनिंग इतना कैपेसिटर इन द सीरीज कनेक्टेड टू इतना एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया, तो ओमेगा का वैल्यू दिया भाई 100। एंड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, तो इम्पीडेंस क्या है, एक रेसिस्टर है कैपेसिटर है, तो रेसिस्टर और कैपेसिटर है तो क्या होता है इम्पीडेंस, तो R² प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर C², ये हो गया। तो R का वैल्यू कितना है 400, 20 का होल स्क्वायर 400 बाय ओमेगा का वैल्यू 100 का होल स्क्वायर इंटू सी का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर, ये टोटल रूट के अंदर। ये सबको अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो लगभग में आएगा 10⁵ ओम। जेड का वैल्यू कितना आ गया 10⁵ ओम, 10⁵ ओम, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे ओमेगा आर इज इक्वल टू, ओमेगा आर तो ये दूसरा था। रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था एफ इज इक्वल टू था
1/2 पाई रूट अंडर 1/2 पाई रूट अंडर याद होगा LC, तो 1/2 पाई रूट अंडर LC का वैल्यू, L का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू C का वैल्यू दिया हुआ है 32 माइक्रोफैराड का मतलब हो गया -10⁶ रूट के अंदर, तो 1/2 पाई इंटू 2 इंटू 64 का रूट होता है 8 10⁻³ निकल गया बाहर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 20 हर्ट्ज आएगा। कर लो सॉल्व, देख लो 10⁻³ इंटू 3.14 इंटू 8 सॉल्व कीजिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा 20 हर्ट्ज के इक्वल आएगा, तो 1000 आ गया बाय 8 2 जा 16 इंटू 3.14 है ना। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू पक्का आना है। ठीक है, चलिए तो ये आपका 51 क्वेश्चन है स्टेप से, टोटल 51 क्वेश्चन अभी तक में हुआ है। ठीक, ये पार्ट में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में 2 पार्ट में कवर होगा, टोटल 4 पार्ट्स बन सकता है इसका। तो चलिए, तो और भी हम क्वेश्चन करवाएंगे टोटल हर एक चैप्टर का। अब शुरू से लेके हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन शुरू से जो बिहार बोर्ड लेवल है और जो CBSE लेवल, बट वो कंसेप्चुअल है ना, उसको भी हम करवाने का कोशिश पूरा करेंगे।